मैथिली के समस्त स्नेही अनुरागी श्रोता का राजीवक नमस्कार। श्रोतागण, साहित्यिक यात्रा का नव करी लऽ कऽ पुनः हम अपना यूट्यूब चैनल मैथिली स्नेही के माध्यम से अहाँ सबके समक्ष उपस्थित भेलहुँ हँ। आजुक जे ई कथा यात्रा छै, ई कथा यात्रा के सूत्रधार छथि अपना मैथिली साहित्य का प्रतिष्ठित कालजयी रचनाकार श्री बाबा नागार्जुन। बाबा नागार्जुन के अखन एकटा नॉवेल छै, नॉवेल के हम एपिसोड बना के जे छै से अहाँ सबके समक्ष राखि रहल छी। एहिसँ पहिले दूटा एपिसोड रखलहुँ अहाँ सबके। नॉवेल के नाम अहाँ सबके पता है, रतिनाथक चाची, रतिनाथ की चाची। मैथिली में लिखने रतिनाथक चाची, बाद में हिंदी में अनुवाद केलखिन रतिनाथ की चाची। तो ओकर तेसर एपिसोड आई अहाँ सबके समक्ष हम राखि रहल छी। तो बेस लेल जाओ आजुक ई एपिसोड के नाम छै रतिनाथ की माँ। रतिनाथ के चाची के बारे में तो सबगोटा संदर्भ में जानलिए, आब रतिनाथ के माँ के संदर्भ में सेहो अहाँ सबके जानकारी राखि रहल छी। बाबा की सब लिखने छथिन। रतिनाथ को अपनी माँ याद नहीं है, थोड़ा सा आभास मात्र है। वह गौर श्याम थी, उसे दमा का रोग था, ज़्यादातर वह लेटी ही रहती थी। बस यही रति को याद है। माँ का चेहरा कैसा था, कपार छोटा, आंखें न छोटी न बड़ी, नाक नुकीली नहीं थी। माँ का प्रसंग छिड़ते ही एक भयानक दृश्य उस लड़के की आंखों के आगे नाच जाता था। वह नहीं चाहता था कि इस तरह का अप्रिय और भयानक दृश्य उसे याद आए, किंतु सिर्फ आंखें मूंद लेने से ही कोई बात मन में ना आए, ऐसा तो कुछ हो भी नहीं सकता है। क्या थी वह बात? यही कि रतिनाथ की बीमार माँ बिस्तरे पर उतान लेटी पड़ी और जयनाथ यानी उनका बाप रुद्र रूप धर कर बेचारी की छाती पर बैठा है। हाथ में कुल्हाड़ी है और वो अपनी स्त्री की गर्दन देता जा रहा है। वह घिघिया रही है, लेकिन कोई भी उस नरमेद में हस्तक्षेप करने वाला वहाँ मौजूद नहीं है। माँ घिघियाती है। 3.5 साल का अबोध रत्ती ने यह दृश्य देखकर दम साध लिया। घर के कोने में बैठा हुआ वह कनखी से रह रहकर अपनी माँ और बाप को देख लेता है। माँ की स्मृति के साथ यह भयानक चित्र रत्ती के आंखों के आगे आ जाता है। पिता का रुद्र स्वभाव के प्रति इस बालक के हृदय में प्रतिहिंसा की आग कभी कभी सुलग उठती है। तनी भावों और चढ़ी आंखों से वह बाप की ओर दूरता है, जिसको चाची से सदैव घुल घुल कर बातें करते पाया है। उसी का अपनी माँ के प्रति यह नृशंस और रुक्ष व्यवहार रतिनाथ को समझ से परे की बात है। बचपन की बातें बच्चा को क्या पता, क्यों चाची से इतना स्नेह है और माँ को से क्यों इतनी नफरत। वह 4 साल का था तभी माँ मरी थी। माँ के बाद चाची ने ही उसकी देखभाल की है। अकारण क्रोधी स्वभाव के इस पिता से चाची ही उसे बचाती थी। यानी पिता रतिनाथ पर भी कभी कभी टूट पड़ता था। जयनाथ, इन बातों से रतिनाथ ने अपने चाची के लिए जान तक देने के लिए हाजिर रहता था। पिता के प्रति उनकी भक्ति या श्रद्धा बिल्कुल दिखावटी थी। हृदय से वह चाची को ही बाप और माँ सब कुछ समझता था। आंगन में 3 घर थे, दक्षिण, पूरब और उत्तर तरफ। पश्चिम वाला डी खाली था। मिट्टी की 3 भीत और बांस के छप्पर खौर से छाड़े हुए। पूरब वाला घर चाची का था, दक्षिण और उत्तर वाले घर जयनाथ के थे। कमलनाथ को शुभंकरपुर से कुछ लेना न था न देना। अपने हिस्से का जायदाद उन्होंने इन्हीं दोनों को सुपुर्द कर दी थी। इसी तरह जयनाथ और उमानाथ की रामगंज वाली जायदाद का उपभोग कमलनाथ करते थे। कमलनाथ पढ़े लिखे नहीं थे। उनके 3 लड़के थे, तीनों मूर्ख या मूर्खता इन लोगों की 4 पुश्त की विरासत थी। मिथिला में कहावत है कि मूर्ख का लड़का मूर्ख हो सकता है। मिथिला में यह कहावत खूब प्रचलित है कि मूर्ख का लड़का मूर्ख हो सकता है, मगर पंडित का लड़का पंडित नहीं होगा। बहुत दूर की बात लिखलखिन है बाबा। पंडित का लड़का पंडित नहीं होगा, परंतु पंडित का लड़का भी पंडित होता है। जैसे कि नील माधव उपाध्याय का पुत्र जय माधव झा। नील माधव के 3 लड़के थे, जय माधव, बेनी माधव और श्री माधव। इनमें 2 अपठित थे, जिनके जिम्मे खेतीबाड़ी का काम था। जय माधव के 2 लड़के हुए, सोनमणि और राजमणि। सोनमणि ने व्याकरण का अध्ययन काशी में रहकर किया था। सोनमणि ने के एकमात्र लड़का हुआ इंद्रमणि, वही मूर्ख भगवान का छत्र सिंहासन बेचकर खा गया था। शालिग्राम का जो सिंहासन था सोना वाला, वही इंद्रमणि बेच के खा गया। कमलनाथ आदि श्री माधव के प्रपौत्र थे। वैद्यनाथ ने पढ़ना प्रारंभ किया था, परंतु ब्याह के बाद उनकी पढ़ाई शीघ्र बोध और मूर्त चिंतामणि तक ही सीमित रह गई थी।
आंगन की पश्चिम वाली निवास भूमि खाली पड़ी थी। उस पर मौसम के मुताबिक भिंडी, बैगन, मिर्चाई वगैरह उपजाया जाता। उससे पूर्व तालाब था, दक्षिण बाग और बांस। बाग में चार छः आम के पेड़ थे, 2 पेड़ कटहल के, एक बरहर का, एक सहजन का, अड़हुल, इंद्रकमल, करबीर, कनेल, थलकमल, थलकुमुदनी, हरसिंगार, बेला, 2-2 एक-एक झाड़ इन फूलों के थे। जंबीरी नींबू का भी एक झाड़ वहाँ था। तालाब में रोहू, बुआरी, भाकुर से लेकर सिंघी, मांगुर, इचना, पोठी यानी बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी मछलियाँ उसमें थी। तालाब में इन लोगों का 18वां हिस्सा पड़ता था। तीनों भाइयों के बीच 9 बीघा खेत था, सो अलग पुरखों की लगाई हुई अमराई। 6वां बाग उसमें भी होता था। 10 कट्ठा ज़मीन ऐसी थी जिसमें खौर होता था। खौर छावाने के लिए खौर वर इन्हें खरीदना नहीं पड़ता था। एक परिवार बहिया खवास का था, कुल्ली राउत का परदादा ठीठर राउत। उसने 7 रुपये में अपनी को रतिनाथ के परदादा के हाथ बेच दिया था। यह हालत थी उस समय की। गृहस्थी के उपयुक्त सब कुछ था, लेकिन करने वाला कोई नहीं था। जयनाथ का मन खेतीबाड़ी में लगता नहीं था। घर की यह हालत रहती थी। सारे खेत बटाई पर लग गया था। पूरी उपज घर में नहीं आती थी। साल साल कुछ खेत बेचना या रहन रखना पड़ता था। उमानाथ की माँ भला कर ही क्या सकती थी। कोई टोकता तो जयनाथ कह उठते, का चिंता मम जीवने यदि हरि विश्वम्भरोज गिए थे। यदि भगवान का नाम विश्वम्भर है तो फिर चिंता किस बात की। खेत जोता ही रह जाएगा यदि बारिश न हो। धन्य भगवान की धान उपजता है कि हमारे तुम्हारे मुंह में दोनों जून 5-5 कौर भात जाता है। धन्य भगवान। जयनाथ को इस बात का बड़ा अभिमान था कि वह ब्राह्मण है। बड़ा अभिमान था कि वह ब्राह्मण है। पूजा पाठ, गप सप, सैर सपाटा, बाबा बैद्यनाथ, बाबा विश्वनाथ, दुर्गा, तारा, काली, इसके चर्चाओं के अतिरिक्त यदि कोई और वस्तु जयनाथ को प्रिय थी तो वह थी विजया बनाम यानी भंग भवानी। मम भोले की बूटी का समय पर सेवन हो, वे इसके पाबंद थे। जब आधा पहर दिन रहता तो जयनाथ के नृत्य कृत्य का यह महत्वपूर्ण अध्याय प्रारंभ हो जाता था। इस सिलसिले में वह मौलवियों का दृष्टांत बड़े ही उल्लासपूर्वक दिया करते थे। देखो मौलवी लोग को, कहीं भी हो, गाड़ी पर हो, चाहे नाव पर हो, जल में हो, चाहे थल में हो, परंतु नमाज का समय है, जहाँ पाया अंगोछा बिछा कर चट से घुटना टेक देगा। आहा, कितनी तत्परता है। और तब जोर जोर से जयनाथ भंग रगड़ने लगते। उनका दीप्त चेहरा और भी दीप्त हो उठता। बीच बीच में सोटे को रोककर कुंडी की ओर देख लेते और बोल उठते, स्वधर्मे निधनं श्रेय पर धर्मो भयावह। बाबा का धर्मांतरण का भी बहुत कुछ न कुछ हिस्सा आ जाता है इसमें। औरत मर गई तो लोगों ने कहा था दूसरी शादी कर लो जयनाथ, नहीं तो घर बर्बाद हो जाएगा। लड़का भी बहुत छोटा है, उसकी देखरेख के लिए तो कोई चाहिए। नहीं, जीभ निकाल कर दोनों हाथ दोनों खान पर रखकर जयनाथ तब बोले, हरे हरे, इतना हल्का मुझे मत समझिए। जगदम्बा की कृपा होगी तो 10 वर्ष में रत्ती इस योग्य हो जाएगा। मैं तो अब यही प्रयत्न करूंगा कि देवघर या विंध्याचल में कोई मारवाड़ी अपने राम के लिए छोटी सी एक मरैया डलवा दे बस, और मुझे कुछ लेना देना नहीं है। सुनने वाले अवाक रह गए थे। कुछ साल जयनाथ रति को इधर उधर टांगते फिरे। पीछे लड़के ने एक दिन झुंझला कर कहा, इस तरह मैं पढ़ नहीं सकूंगा। बुट्टू और टुन्नो मेरे सहपाठी थे, अब वो मुझसे 1 दर्जा आगे है। उमानाथ की माँ ने समझाया। जयनाथ इस बात पर राजी हो गया कि लड़का गांव में ही रहे और संस्कृत पढ़े। तभी से रति अपने चाची के पास रहता है। उमानाथ बूढ़ानाथ पाठशाला यानी भागलपुर में रहकर पढ़ रहा था। इससे पहले कुछ दिन वह अपने मामा के पास मोतिहारी में रहा। बुद्धिमंद होने के कारण अपने पाठ उसे याद नहीं हुए। हिसाब में जोड़ना जैसे उसको आ गया, लेकिन गुना और भाग दिमाग में घुसता ही नहीं था। घर में आया हुआ घी पिघलाते समय उमानाथ की असावधानी से कढ़ाई ही उलट गई। सारा घी, राख और चूल्हे की गर्म मिट्टी पी गई। मामा ने भांजे की इस अपराध के लिए 2 तमाचे लगाए और भागकर वह भागलपुर चला गया। वह अपने एक साथी के पास 5 साल से वहीं है। प्रथमा में पिछले साल फेल हुआ था, इस साल पास हो जाने की संभावना है। गीता भाषा टीका बाँच कर सुनाने में एक मारवाड़ी सीधा सामान देता है। रोज़ मालिश करवा कर पंडित जी वहीं से 2 रुपया मासिक और दिलवा देते हैं। वह घर बहुत कम आता है। एक बार रति से भी उमानाथ ने कहा था भागलपुर चलने के लिए, परंतु रति ने जवाब दिया, मध्यमा तक तो गांव में ही पढ़ा जा सकता है भैया, फिर
क्यों ले जाओगे मुझे। रति का कहना यथार्थ था। पंडितों के इस गांव में छोटी 2 पाठशालाएं थी। एक लोअर प्राइमरी स्कूल था। छोटी पाठशाला के अध्यापक का नाम था पंडित योगानंद ठाकुर, व्याकरणाचार्य। प्राइमरी स्कूल के मास्टर थे जय वल्लभ दास, वे पुराने थे। हमेशा एक खजूर की छड़ी उसके पास पड़ी रहती थी। लड़कों को पीटते भी खूब थे और पढ़ाते भी खूब थे। वही पाठशाला का नाम था श्री तारिणी संस्कृत टोल, शुभंकरपुर। यह पाठशाला बहुत पुरानी थी। बिहार जब बंगाल सरकार के मातहत था तब संस्कृत पाठशालाएं टोल कहलाती थी। वही पुराना नाम अब तक इस पाठशाला का में चला आ रहा था। पंडित भी इसके बहुत ही वृद्ध थे। नाम था बबुअन मिश्र। व्याकरण और धर्मशास्त्र में बड़े उनसे खार खाते थे। दूर दूर के लोग पतिया प्रायश्चित लिखाने आते थे। आसपास के इलाकों में धार्मिक बातों को लेकर जब बहुत विवाद उपस्थित होता तो फैसला इन्हीं पंडित पर निर्भर रहता था। मिश्र जी के पास बड़ी उम्र के छात्र भी पढ़ा करते थे। जयनाथ को अब यही महत्वाकांक्षा थी कि लड़का पढ़ लिख कर अच्छा पंडित बने। रतिनाथ था भी पढ़ने में बहुत तेज। अपने साथियों से हमेशा वह 20 ही रहा। उसका मन था कि हिंदी अंग्रेजी पढ़ने का, मगर जयनाथ मास्टर को फीस देने में बराबर आनाकानी करते। लोअर प्राइमरी का इम्तिहान देकर पिछले साल रति आया तो अपर प्राइमरी की किताबें बाप से मांगी। इधर उधर टोल लेकर जयनाथ को जब पता चला कि 4-5 रुपया सिर्फ किताबों में ही रह जाएंगे तो तय किया कि नहीं, कभी नहीं, यह नहीं हो सकता। प्रातः स्मरणीय नील माधव उपाध्याय का वंशधर म्लेच्छ भाषा पढ़ेगा। उस दिन धरती उलट जाएगी और आसमान से अंगारे बरसने लगेंगे। वकील बालिस्टर बनकर प्याज लहसुन अंडा खाना नहीं है रति को। उसे तो अपने पूर्वजों की कीर्ति की रक्षा करनी है। बस एक फटाकटा अमरकोश कहीं से उठा लाया और बेटे के हाथ में उसे थमाते हुए कहा, क्या करना है अंग्रेजी पढ़कर, क्रिश्चियन बनोगे? लो यह अमरकोश, जिस दिन यह कंठस्थ हो जाएगा उस दिन तीनों लोग तुम्हारे लिए हस्तमलक हो जाएंगे। क्या समझते हो मैंने ज़्यादा पढ़ा है? नहीं बेटा, यही अमरकोश, थोड़ी लघु सिद्धांत कौमुदी, बस। फिर भी देखो लोग मुझे पंडित पछाड़ कहते हैं। सिर से पैर तक रतिनाथ ने अपने पिता को देखा और फटा हुआ अमरकोश ले लिया। मन ही मन उसे बहुत अफसोस हुआ कि प्राइमरी स्कूल के पुराने साथियों से भी छूटना पड़ेगा। जयनाथ बोले, 2 पन्ना इसमें नहीं है, सो मैं पाठशाला जाकर किसी से लिखवा दूंगा। एक दुअन्नी लगेगी जिल्द में, कोई बाजार जाएगा तो उसे लेता जाएगा और बदबा आएगा। और हाँ, विद्यारंभे गुरु श्रेष्ठ, मतलब यह कि बृहस्पतिवार को विद्या का प्रारंभ करना अच्छा होता है। आज कौन सा दिन है? शनिचर, रति बोला। जयनाथ ने उंगली पर हिसाब लगाकर कहा, शनि 1, रवि 2, सोम 3, मंगल 4, बुध 5, बृहस्पति 6। आज से 6वें दिन हमारे साथ तुम चलना योगानंद ठाकुर की पाठशाला में। जय गणेश करके अमरकोश प्रारंभ कर देना। सिर झुकाकर रतिनाथ ने पिता के आदेश मंजूर किया, परंतु हृदय उसका रो रहा था। रति अपने बाप से बहुत डरता था। जरा सी बात पर जयनाथ उसे पीटते थे। पिटाई में वह इस बात का ख्याल नहीं रखते कि 10-11 साल का बच्चा है। कोमल शरीर और लचीली हड्डियों में ज़्यादा चोट लगती होगी। छड़ी, करची, चेहरा, लोढ़ी जो भी हाथ में पड़ जाता उसी से पीटने लगता। कभी कभी खम्भे में बांधकर भी पीटता। एक दफ़ा गर्दन पकड़कर ऊपर उठा लिया और धरती पर पटक दिया। ये घोर दंड उसे किन अपराधों के कारण सहने पड़ते? बहुत ही मामूली अपराध हुआ करते। खाते समय ज़मीन पर जरा सा पानी गिर गया, थाली में थोड़ी दाल बाकी रह गई, पैसा या अधन्नी चुरा ली, तालाब में नहाने गए, हाथ पैर पटक कर जरा तैर लेना चाहा, पेड़ पर चढ़कर अमरूद खाते समय नाखून भर खरोच लग गई, लुक छिप कर कहीं तमाशा देखने निकल गए। इसी किस्म के अपराध हुआ करते थे। पिता के भय से रतिनाथ जी भर कभी दौड़ नहीं सकता था। खिलखिलाकर खूब हंसना उसके लिए स्वप्न की वस्तु थी। पेड़ पर चढ़ना कल्पना की मात्र था। चाची उसे बहुत बचाती थी। इसी से उसका रोम रोम चाची के प्रति कृतज्ञ था। किसी के मुंह पर वह चाची की शिकायत सुनता तो गुस्से के मारे उसके छोटे छोटे नथने फरकने लगता था। और अभी चाची नहीं थी। जयनाथ ने एक दिन कहा था, उमानाथ की माँ 20-25 रोज में लौटेगी। उमानाथ की माँ 20-25 रोज में लौटेगी। यह अरसा रति के लिए पहाड़ था। बहुत ही बच कर उसे चलना था। रसोई तो खैर जयनाथ खुद ही खुशी कर लेते थे। घर के और कामों में भरसक रति भी हाथ बटाता। बचा हुआ समय हुआ पढ़ाई में लगा था। इंद्रमणि के घर में रामायण का एक छोटा सा पोथा था। तुलसीदास
तुलसीदासी रति ने निश्चय किया कि 5 दिन वह रामायण बाँचने में लगा देगा। डरते हुए अपने बाप से अपनी इच्छा प्रकट की, वे राजी हो गए। इंद्रमणि स्वयं तो अब थे नहीं, तीनों लड़कियां बाप के वैभव की मालकिन थी। चौथी लड़की चूँकि बिकौआ की औरत नहीं थी, ससुराल में ही रहती थी। उसका पति धनी था। ससुर की जायदाद में हिस्सा बटाने की उसे उस भले आदमी की कभी इच्छा नहीं हुई। ये तीनों लड़कियां भी एक दूसरे से अलग हो गई। 10-10 बीघा खेत एक के हिस्से में पड़ा था। 3 में से एक निसंतान थी। एक के एक लड़का था, दूसरे को 2 लड़कियां। तीनों नाम मात्र की सदवा थी। 5 दिन में रति अयोध्या कांड के अंत तक पहुंच गया था। बृहस्पति के दिन रतिनाथ ने पाठशाला में जाकर अमरकोश प्रारंभ किया। जयनाथ ने अपने बटुए से एडवर्ड छाप का 1 रुपया निकाला और लड़के के हाथ पर धर दिया और कहा, गिरो पंडित जी के पैरों पर और प्रणाम करो। रति ने रुपया गुरु जी के पैर पर रख दिया, फिर प्रणाम किया। गदगद होकर पंडित जी ने आशीर्वाद दिया, आयुष्मान भव, विद्यावान भव, संस्कारवान भव। अगले दिन सुबह तरकुलवा के लोगों को मालूम हो ही गया कि गौरी आई है। अब कुछ ये बात भी सुन लीजिए, गौरी की वहाँ पर में तरकुलवा में क्या दशा है। अगले दिन तरकुलवा के लोगों को मालूम हो गया कि गौरी आई है। कब आई, क्यों आई, कैसे आई, इस जिज्ञासा ने पुरुषों से अधिक स्त्रियों को ही चंचल बनाया था। लोगों को इतना भर पता लग गया कि कलेजे की बीमारी है। डॉक्टर ने हिलना डुलना तक मना कर रखा है, लेकिन इससे क्या, लोग तो हिल डुल सकते थे, उनका तो घर से निकलना वर्जित नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता एक दो करके टोला पड़ोस की औरतें जयकिशोर बाबू के आंगन में आने लगी। गौरी की माँ अपने दिल को काफ़ी मजबूत बना लिया। कोई आए, कोई देखे, मेरे लड़की किसी का गला काट करके तो नहीं यहाँ पर आई है। गौरी भाई के खाली पलंग पर लेटी पड़ी थी। दूर के रिश्ते की 2 भाभियाँ बिल्कुल करीब आ गई और गौरी को दूरते हुए पूछा, लली आखिर क्या हो गया तुम्हें? चेहरा पीला पड़ गया, बदन पर खून का नाम नहीं है, नाखून सफ़ेद पड़ गया, यह क्या हो गया तुम्हें? गौरी कुछ बोली नहीं, मन ही मन स्त्री जाती पर उसे क्रोध हुआ। वो अभागी औरतों, मुझे क्या हो गया? यह तुम भली भांति जानती हो, तुम्हें रत्ती पता है। इस तरह चेहरा एक स्त्री का कब होता है, इस तरह की झेप, इस तरह का संकोच किसी विधवा की मुखाकृति पर कब छाया रहता है, यह तुम लोग भली भांति जानती हो। फिर भी मेरा दिमाग चाटने क्यों आ गई हो? तुम्हें जिसका खटका है उसी दुर्भाग्य की मैं शिकार हूँ। मेरी नियति के साथ क्यों मखौल उड़ाने के लिए मेरे पास आ गई हो? उनमें से एक बिल्कुल पास आकर गौरी को देखने लगी। जरा देर बाद आहिस्ता से उसने अपनी हाथ गौरी के सीने पर रख दिया। चट से गौरी ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, मुझे कुछ नहीं होता है, भाभी छोड़ दो। उसकी आंखों की कड़ाई से भाभी सकपका गई। 2 कदम पीछे हटकर उसने कहा, नहीं लली, मैं यूं ही देख रही थी। किसी ने कहा कि तुम बीमार होकर यहाँ दवा कराने आई हो, सो मैं जरा देखने चली आई। इतनी देर बाद जब दूसरी भाभी मुँह खोला, सुनती हूँ कि कलेजे में दर्द होता है। गौरी कुछ बोली नहीं, दूर कर रह गई। जिस उल्लास से वह दोनों स्त्रियां गौरी के पास आई थी, वह मर गया। पत्थर पर तीर मारकर उन्होंने अपने तरकस खाली कर दी तो चली गौरी की माँ बातें करने। वह अजमैन सुखा रही थी, खुद छाँव में बैठी थी और आज से के करीब अजमैन आंगन में पड़ी सूख रही थी। ये स्त्रियां जो रिश्ते में उनकी पुतोह होती थी, दिखावटी नम्रता से एक और खड़ी हो गई और इशारे से पूछा, चाची इस अजमैन का क्या करोगी? गौरी की माँ को लगा कि समूचे गांव ने मुझे चिढ़ाने के लिए इन्हीं लोगों छोकरियों को भेजा है। वह बाघिन की भूखी आंखों से उन्हें ढूंढने लगी और इतने में उन्हीं में से एक बोले, बहिना पटुआ का साग अजवाइन से छोंकने पर बहुत ही स्वादिष्ट हो जाता है। इतनी मामूली सी बात तुम नहीं जानती हो। अब गौरी की माँ से रहा नहीं गया। उन्हें विश्वास हुआ कि जानबूझकर मुझे बनाने आई है, मगर उसने आवेग को दबाया और बोली, बेटी यह दवा में काम आती है, जरा रुक कर उसने फिर कहा, कहाँ आई थी? गौरी को देखने। आधे घूंघट के अंदर से सिर हिलाकर दोनों ने बताया हाँ, और आंगन से बाहर हो गई। गौरी की माँ बड़बड़ाने लगी, लुच्ची कहीं की, छुच्छी कहीं की, अजवाइन का क्या होता है? दवा बनती है, यह दवा जो बियाने के बाद औरतें खाती है। जानबूझकर मुझे चिढ़ाने आ गई थी कल मुही सब। उसके बाद दिन भर फिर कोई नहीं आया। शाम को सुखों की सास आई। उसने बतलाया कैसे गांव भर में गौरी की चर्चा हो रही है और कैसे इस घटना को लेकर औरतें छी थू कर रही है। मर्दों का लोकमत क्या है इस बारे में? सुखों की सास जरा
जरा भी जानकारी नहीं रखती थी। यह सब कुछ समझकर गौरी की माँ बोली, अब तो बात फैल गई है, जानत सब कोई है। थोड़ी देर चुप रहकर फिर छाती ठोकती हुई बोली, देखें कौन क्या बिगाड़ता है, मैं राई का फाहा नहीं हूँ जो फूंक देगा और उड़ जाऊंगी। मर्द हो तो मेरे सामने आकर के कोई बोले। सुखो की सास ने अपनी मलिकान को शांत किया। जाते जाते वह कहती गई, जब तक इस जर्जर देह में सांस बाकी रहेगी गौरी की माँ, तब तक किसकी मजाल है कि तुम्हारे और उंगली उठाए। पहर भर रात बीती कि चमैन आ गई। गौरी की माँ को इस बात का खतरा था कि कहीं लड़की के प्राण न निकल जाए, परंतु बुधवा चमार की औरत इन कामों में बहुत होशियार थी। उसने कह दिया, नहीं मलकैन, खतरा किस बात का, मेरे लिए कोई नई बात थोड़े है। हाँ, ऐसा मौका तो आता ही रहता है। 4 मास, 6 मास, 6 मास, 8 मास का पेट चाहे कितना ही असाध हो, इन हाथों के लगते ही सब ठीक हो जाता है। हाँ, खलास हो जाता है। कमला मैया की कुछ ऐसी मेहरबानी है मुझ पर। माँ ने दक्षिण ओर मुंह करके दोनों हाथ उठा लिया और आर्त स्वर में गुनगुनाई, दुहाई बाबा बैद्यनाथ की, इस मुसीबत में से राजी खुशी मेरी लड़की निकल गई तो गंगा जल भरकर मैं सुल्तानगंज से तुम्हारे धाम पहुंचूंगी। इतना कहकर छलछलाई आंखों और भराई आवाज़ से नाम लेकर बाबा बैजनाथ को उसने प्रणाम किया। चमैन अपने काम में लग गई। तो आज के एपिसोड में श्रोतागण, मैं आप लोगों को ये सारा कुछ एक्सप्लेन किया हूँ इसमें कि वहाँ पर सबसे पहले तो रतिनाथ की माँ कैसे मरी और रतिनाथ की माँ के मरने का कारण क्या था। रतिनाथ की चाची से रतिनाथ के जो पिता थे जयनाथ, उसका क्या संबंध था और उसी संबंध का प्रतिफल चाची भोग रही थी कि विधवा चाची को गर्भ रह गया था और 8 महीना का गर्भ लेकर के वो तरकुलवा गई थी, जहाँ पर चमैन उनका गर्भपात करवाने में लग गई। तो आग्रह ये जो इन सारी रचनाओं को आप लोग थोड़ा फुर्सत में पूरा सुने और पूरा सुनने के बाद अपने प्रतिक्रिया से ज़रूर अवगत कराएं। दूसरी बात, हमारे श्रोता चाहे गांव में रहते हो या प्रदेश में, देश में रहते हो या विदेश में, जहाँ कहीं भी रहते हो, स्वस्थ रहें, निरोग रहें, अपने आचरण को पवित्र बनाए रखें। माता जनक नंदिनी जगदम्बा की कृपा सदिखन आप लोगों पर बरसता रहे, यही शुभकामना आकांक्षाओं के साथ। जय मिथिला, जय मैथिली।